Hello friends, I am Ankit Mangal, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Now today we will discuss about the classification of anti-ulcer drug. Before start our topic classification of anti-ulcer drug, we will discuss about what do you mean by ulcer. So ulcer is the sore of any part of the body. That means बॉडी के किसी भी पार्ट्स के अंदर कोई कट लग जाए या छिला हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज अल्सर। जैसा कि आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि अपने माउथ में अल्सर हो जाते हैं, स्टमक में अल्सर हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाते हैं और इसोफेगस में भी अल्सर हो जाते हैं। तो ये अल्सर क्या रहता है? दैट इज द एनी सॉर विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो जो अपनी बॉडी में जो किसी भी तरह का कट लग जाए दैट इज कॉल्ड एज अल्सर। तो ये अल्सर कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे माउथ अल्सर हो गया, स्टमक अल्सर हो गया, ड्यूडेनल अल्सर हो गया, इसोफेगस अल्सर हो गया। तो माउथ अल्सर आपने जनरली देखा होगा कि हम कई तरह की टैबलेट यूज करते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खासतौर पे यूज करते हैं, जेल सप्लाई करते हैं माउथ अल्सर पे। ऐसे ही कुछ अल्सर हमारे स्टमक में भी हो जाते हैं और इंटेस्टाइन में भी हो जाते हैं। दिस आर कॉल्ड एज पेप्टिक अल्सर। तो इन पेप्टिक अल्सर को क्योर करने के लिए बहुत सारी ड्रग्स यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एंटी अल्सर ड्रग। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि इन एंटी अल्सर ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि अल्सर जो है पेप्टिक अल्सर क्यों हो जाता है। तो पेप्टिक अल्सर की जब भी हम बात करते हैं, स्पेशली हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर की और ड्यूडेनल अल्सर की। तो स्टमक में जो अल्सर होते हैं या जो अल्सर का जो रीजन है वो जनरली इसका जो मेन रीजन होता है इट इज सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। आप सभी जानते हैं कि स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होता है। इस गैस्ट्रिक एसिड का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है HCl, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है पैराइटल सेल से। अबाउट 2.5 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है पैराइटल सेल, जो कि स्टमक की एक सेल्स होती है जिसका काम होता है एसिड का सिक्रीशन करना। क्या होता है कि ये एसिड का जो सिक्रीशन होता है ये जब एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो स्टमक की वॉल से ये कांटेक्ट में आता है। स्टमक की वॉल में जब कांटेक्ट में आएगा तो ये अपने पेन फील होगा, बर्निंग फील होगी। लेकिन जब ये सिक्रीशन बढ़ते जाता है और ज्यादा कांटेक्ट में आता है तो उसमें ये अल्सर कॉज कर देता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसिड का नेचर क्या होता है कि एसिड जो है करसिव नेचर का होता है। जैसे घर में हम टाइल्स में भी एसिड यूज करते हैं कि जब टाइल्स में एसिड जैसे कंसंट्रेटेड एसिड नेचर होता है तो बहुत करोजन कॉज करता है। तो आप ये देखिए कि स्टमक की जो वॉल होती है वो कितनी स्मूथ होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। जब उसमें जब एसिड जो है कांटेक्ट में आता है तो वो करोजन कॉज करता है। हालांकि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, लेकिन बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है जिसका फंक्शन ये होता है कि दे प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक एसिड टू द स्टमक। बट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन एक्सेस अमाउंट देन द म्यूकस मेम्ब्रेन इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट आवर स्टमक। सो इफ दिस एसिड इज कांटेक्ट विद द स्टमक देन पेप्टिक अल्सर आर फॉर्म। तो ये जो पेप्टिक अल्सर का जो मेन रीजन होता है ये होता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सो ट्रीटमेंट के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग। अब खुद ही समझ सकते हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब हमें स्टमक में अगर अपन अल्सर को ठीक करना है या पेप्टिक अल्सर को हमें जब क्योर करना है तो हम उसे कैसे क्योर करेंगे। तो उसे क्योर हम कैसे करेंगे? पहला तरीका ये है कि जो पहला वे ये हो सकता है हमारा कि जो स्टमक में जो एसिड सिक्रीशन हो रहा है उस सिक्रीशन को हम कम कर दे या उसे रोक दे कुछ हद तक। सेकंड तरीका ये हो सकता है हमारा कि जो स्टमक में जो अल्सर है वो हो रहा है उसे हम प्रोटेक्ट करके रखें। नेक्स्ट ये कि जो एसिड सिक्रीट हो रहा है उसे हम न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, एक जो एसिड सिक्रीशन का एक और जो रीजन होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड एज हेलिकोबैक्टर पायरोली। हेलिकोबैक्टर पायरोली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे स्टमक में अगर ये आ जाता है तो ये पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। तो इस माइक्रोब्स को ही हम किल कर दें या इसकी ग्रोथ को हम रोक दें तो ये वे हो सकते हैं किसी भी अल्सर में या पेप्टिक अल्सर को क्योर करने के लिए। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग, एंटी अल्सर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। दैट मींस जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन हो रहा है, जो एसिड का सिक्रीशन हो रहा है उसे हम रिड्यूस कर दें, उसे हम रोक दें। सेकंड क्लास इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। जो हमारा एसिड सिक्रीट हो रहा है, एसिड जैसे एसिड जो सिक्रीट हो रहा है उसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर हम बेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटासिड। ये बेस जनरली वीक बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज नहीं करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एंटासिड। इनका मेजर रोल होता है जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करना, और जबकि फर्स्ट कैटेगरी थी कि जो एसिड सिक्रीशन हो रहा है उसको ही रोक देना। थर्ड है अल्सर प्रोटेक्टिव। अब जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में हमने जो बात की कि पहली कैटेगरी की ड्रग जो होती है वो
स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके सिक्रेशन को इनहिबिट करती है, उसके सिक्रेशन को रोकती है। सेकंड कैटेगरी ड्रग है कि जो एसिड सिक्रेट हुआ, एसिड सिक्रेट हुआ, उसे न्यूट्रलाइज करके उसे सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और थर्ड जो है अल्सर प्रोडक्टिव। पर जो अल्सर प्रेजेंट है उनका क्या, ठीक है। अब जो अल्सर जो हो चुके हैं उसमें क्या होता है कि वो कंटिन्यूस एसिड के कांटेक्ट में आता रहता है। आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में कट लग गया है, उसमें मान लो नमक गिर जाए या मिर्ची गिर जाए या कुछ ऐसा कोई एसिडिक सब्सटेंस गिर जाए तो वो बहुत ज्यादा पेन क्रिएट करता है। तो सिमिलरली क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर में भी बहुत पेन फील होता है। अब क्या होगा कि जैसे पेप्टिक अल्सर जो है हमारी बॉडी में स्टमक में हो गया है, अब वो कंटिन्यूस एसिड के कांटेक्ट में आता रहता है, तो क्या होता है कि अल्सर में बहुत पेन क्रिएट होता है और ये अल्सर और बढ़ते जाते हैं। तो जो अल्सर पहले से प्रेजेंट है उन्हें प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम यूज करते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट होता है एंटी हेलिकोबैक्टर पायरोली ड्रग। ये वो ड्रग्स होती है जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है हेलिकोबैक्टर पायरोली, उसके अगेंस्ट एक्शन शो करती है। तो बेसिकली हम एंटी अल्सर ड्रग को हमने 4 क्लास में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, सेकंड इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटासिड। एंटासिड कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, एंटी और एसिड, मतलब जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं या एसिड के अगेंस्ट अपनी एक्शन शो करते हैं। थर्ड इज अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट एंड फोर्थ इज एंटी हेलिकोबैक्टर पायरोली ड्रग। ये 4 कैटेगरीज है एंटी अल्सर एजेंट की। अब आइए हम देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ये वो ड्रग होती है जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करती है। अब हम इसको समझने से पहले हम बात करने वाले हैं कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कैसे होता है। या तो आप समझ चुके कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन स्टमक में होता है। स्टमक की एक सेल्स होती है पैराइटल सेल जो कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन करती है। पर इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये जो पैराइटल सेल होता है ये गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रेट करती है थ्रू द प्रोटॉन पंप। तो प्रोटॉन पंप एक तरह का पंप होता है बॉडी में जो कि एक तरह का गेट होता है जिसमें से कि प्रोटॉन अंदर बाहर आ जा सकता है। तो ये पंप होता है। ये प्रोटॉन पंप का वर्क ये होता है कि ये एक्सचेंज करता है आयंस को। इस आयंस में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होता है। तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो क्लोराइड आयन है उससे मिलकर बनाती है HCl और ये HCl फिर रिलीज किया जाता है पैराइटल सेल के थ्रू। अभी प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करने के लिए कुछ अलग अलग चैनल्स होते हैं, कुछ अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। ये जो प्रोटॉन पंप को एक्टिवेशन होता है ये जनरली होता है एक तो हिस्टामिन के थ्रू, सेकंड होता है एसिटाइलकोलिन के थ्रू जिसको बोलते हैं अपन कोलिनर्जिक पाथवे, थर्ड होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू। ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को हिस्टामिन को अगर हम ब्लॉक कर दें, एसिटाइलकोलिन को हम ब्लॉक कर दें और प्रोस्टाग्लैंडिन को भी उससे अगर हम बाइंड नहीं होने दें तो प्रोटॉन पंप जो है वो अपना जो प्रॉपर एक्शन शो नहीं कर पाएगा और फिर HCl का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, HCl का फॉर्मेशन भी नहीं होगा तो उसका सिक्रेशन भी नहीं होगा। एक ये तरीका भी हो सकता है कि जो प्रोटॉन पंप हम सीधे उसी को इनहिबिट करते हैं, वी आर डायरेक्टली इनहिबिट टू प्रोटॉन पंप। अगर प्रोटॉन पंप को भी अगर डायरेक्टली इनहिबिट कर दें तो क्या होगा, तो भी HCl का फॉर्मेशन नहीं होगा और उसका सिक्रेशन भी नहीं होगा। तो ये रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को हमने 4 बेसिक कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज एंटी हिस्टामिन, सेकंड इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, थर्ड इज एंटी कोलिनर्जिक्स एंड फोर्थ इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। एंटी हिस्टामिन्स जनरली H2 एंटी हिस्टामिन्स होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की है कि हिस्टामिन से कुछ रिसेप्टर होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर और H4 रिसेप्टर। तो स्टमक के पैराइटल सेल में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो H2 रिसेप्टर्स होते हैं और उनका मेजर फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड या सिक्रेशन ऑफ HCl। तो अगर हम ये H2 एंटी हिस्टामिन का यूज करें या हम H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा कि हिस्टामिन का रिलीज नहीं होगा, तो HCl का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। तो यहाँ हम यूज करते हैं एंटी हिस्टामिन्स। तो एंटी हिस्टामिन्स वो एजेंट होते हैं, ऐसी ड्रग्स होती है जो कि हिस्टामिन रिसेप्टर पे या H2 रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेती है, फिर उस रिसेप्टर पे कॉम्पिटिशन होती है हिस्टामिन और इन एजेंट्स की। तो ये अगर उस रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर ले तो हिस्टामिन रिसेप्टर बाइंड नहीं हो पाएगा। जब हिस्टामिन उस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा, H2 रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन भी कम होगा। तो इसके एग्जांपल है सिमेटिडिन, रेनिटिडिन एंड फेमोटिडिन। तो ये 3 ड्रग्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये तीनों ड्रग्स ये कॉम्पिटिशन क्रिएट करती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के थ्रू या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के थ्रू ये हिस्टामिन रिसेप्टर। आफ्टर एंटीहिस्टामिनिक्स वी डिस्कस अबाउट द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर सच एजेंट और सच ड्रग दे इनहिबिट द प्रोटॉन पंप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि HCl के सिक्रेशन में जो पैराइटल सेल से HCl सिक्रेट होता है उसमें मेजर रोल रहता है प्रोटॉन पंप का। ये प्रोटॉन पंप क्या होता है कि H+ आयन और क्लोराइड आयन इन दोनों से बनाता है HCl
और ये एस सेल सीक्रेट होता है पैराइटल सेल से स्टमक में, स्टमक के ल्यूमेन में। तो इन प्रोटोकॉल मिलीमीटर वी आर इंक्लूड द ओमेप्राजोल, लेंसेप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। Acetylcholine is also responsible for gastric acid secretion. So we want to reduce the gastric secretion. This is necessary to inhibit the acetylcholine receptor. So for this we discuss about the anticholinergic agent. Anticholinergic agent we use to reduce the gastric acid. These are the pyrazapine, propanthelin, and oxyphenonium. So these are the drugs which are used to inhibit the cholinergic receptor. Now next is prostaglandin analog. Their example is misoprostol. So these are the all drugs where these are reduce the gastric acid secretion. Now we discuss about the second category, which are the antacids. Antacids are such agent which act against the acid, which are neutralize the acid by neutralization reaction. These are the sodium bicarbonate, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, and combination are also used for antacids. So antacids are also classified in two types: systemic antacids and non-systemic antacids. Systemic antacid example is systemic antacid sodium bicarbonate, which are causes the systemic alkalosis, and non-systemic antacids are aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, and combination are also used for the non-systemic antacids. Non-systemic antacid not causes the systemic alkalosis. So nowadays non-systemic antacids are majorly used for neutralization of gastric acid. Now next category is ulcer protective agent. These are the such agents which are protect the stomach ulcer or gastric ulcer or peptic ulcer. Their example is sucralfate, colloidal bismuth subcitrate. They are also called as CPS. So and ulcer protective agent क्या करते हैं कि स्टमक या पेप्टिक अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, थिन लेयर बना लेते हैं, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक एसिड से या एससीएल से। Now last we discuss about the anti-helicobacter pyrrole drugs. These are the such drugs which are act against the bacteria Helicobacter pyrrole. So in which include some antibiotics and some antihelminthic drugs. Their example is amoxicillin, clarithromycin, tetracycline, metronidazole, and trinazole. These are all drugs which are act against the macros which are called as Helicobacter pyrrole drugs. So this is the all about the classification of anti-ulcer drug. Okay, thank you.